हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो चैप्टर से ही हमें पता चलता है कि आपको एक लफ्ज़ पे, एक शब्द पे ये पूरा चैप्टर है। उस शब्द का मतलब है, एक स्ट्रॉन्ग शब्द है मार्जिनलाइजेशन की। मार्जिनलाइजेशन होता क्या है? इस चैप्टर में आपको दो ऐसे कम्युनिटीज़ का मिसाल देकर जिसे इंडिया के अंदर मार्जिनलाइज किया जा रहा है, इस शब्द को हमें समझना है, इनका केस स्टडी करके, इनको पढ़ के। तो मार्जिनलाइजेशन क्या होता है? देखो, मार्जिनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी के साथ भी, जब किसी को भी आप साइडलाइन कर दोगे, उसे सेंटर पे आने का मौका नहीं दोगे, उसे आप साइड में रखेंगे, उसे आप अलग तरीके से उसे बर्ताव करेंगे, उसके साथ बिहेव करेंगे, तो उससे हम क्या कहेंगे? मार्जिनलाइज किया जाना। उस प्रोसेस को हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। किसी को बराबर हुकूक नहीं देना, किसी को बराबर सही से ट्रीट नहीं करना, उसे भी हम मार्जिनलाइज कहेंगे। ठीक है। तो टू बी मार्जिनलाइज इज़ टू बी फोर्स्ड टू ऑक्युपाई द साइड्स। देखो, पहले बता दिया कि मार्जिनलाइज होने का मतलब है कि किसी को मजबूर किया जाना कि आप साइड पे रहे, फ्रिंज पे रहे, और नॉट बी एट द सेंटर ऑफ थिंग्स, और किसी भी प्रोसेस के सेंटर पे आने का, बीच में आने का अगर आप उसे मौका नहीं देंगे, उसे आप साइड में रखेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? मार्जिनलाइज कहेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ होता है कि बहुत सारे आप में से जो है एक्सपीरियंस किया होगा क्लासरूम के अंदर या प्लेग्राउंड के अंदर। अब बच्चों को समझने के लिए आपको क्लासरूम और प्लेग्राउंड का यहाँ पर मिसाल दिया गया है। अगर आप अपने क्लास में ज़्यादातर लोगों से मुख्तलिफ हैं, यानी आपकी सोच मुख्तलिफ है, आपका उठना बैठना, आपका ड्रेसअप अलग है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स से क्लास में। अगर आपके जो टेस्ट है म्यूज़िक को लेकर, फिल्म्स को लेकर, वो अलग है, और आपका एसेंट जो है वो आपको दूसरों से अलग करता है। एसेंट मतलब आपके आ, बोलचाल के जो अंदाज़ होते हैं, शब्द प्रोनाउंस करने के जो अंदाज़ होते हैं, उसे हम एसेंट कहते हैं। अगर आप लेस चैटी हैं, कम गो हैं, बहुत कम बातें करने वाले हैं दूसरे क्लासमेट के बनिस्बत, और आप सेम स्पोर्ट नहीं खेलते, यानी ज़्यादातर अगर आपके क्लास के अंदर लोगों को बैडमिंटन खेलना पसंद है और आपको बैडमिंटन नहीं, आपको कोई और स्पोर्ट पसंद है, आ, अगर आपके ड्रेसअप जो है दूसरों से अलग है यहाँ, तो इस तरह के अगर आप में डिफरेंसेस ज़्यादा हैं आपके और आपके क्लासमेट में, मोस्ट ऑफ द क्लासमेट्स में अगर ये डिफरेंस ज़्यादा हैं, तो ऐसे चांस है कि आपको वो लोग जो है इन कंसीडर नहीं करेंगे, यार अपने साथ शामिल नहीं करेंगे वो लोग। तो अक्सर क्या हो जाएगा कि आपके अंदर एक किस्म की फीलिंग्स जागेंगे कि आपके लिए ये चीज़ें नहीं है। ठीक है। और आपको ये एहसास होंगे कि ये आप जो है वो दूसरों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, या दूसरों के लिए अच्छा नहीं लगेगा। आपको इस तरह के एक किस्म की आइसोलेशन फील होंगे, एक किस्म के अलग थलग का एक एहसास होगा कि यार मेरा इनके साथ कोई मिलना जुलना नहीं है। आप साइड में रहेंगे और वो सारा जो है सेंटर पे वो अपना रोल प्ले होगा। तो ये एक किस्म की मार्जिनलाइजेशन का मिसाल हो। तो इस क्लासरूम की तरह सोशल इन्वामेंट में भी, समाज में भी बहुत सारे आपको ग्रुप्स ऑफ पीपल या कम्युनिटीज़ जो है उनको भी ऐसे फीलिंग्स, एक्सक्लूजन की फीलिंग्स आ जाती हैं, आइसोलेशन की फीलिंग्स आ जाते हैं। उनकी जो मार्जिनलाइजेशन होती है वो इसलिए होता है क्योंकि वो अलग से भाषा इस्तेमाल करते हैं, अलग से कस्टम्स को फॉलो करते हैं, या अलग से रिलीजियस ग्रुप को बिलोंग करते हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी से जो अलग होगा। तो वो इसलिए भी मार्जिनलाइज फील करेंगे क्योंकि वो गरीब होंगे। और गरीब जो है, समाज में गरीब होने का मतलब ये होता है कि लोग जो है वो आपको समाज के अंदर एक कम रुतबा दिया जाता है, लो सोशल स्टेटस दिया जाता है। और जब आप गरीब होंगे, समाज के अंदर आपका रुतबा कम होगा, तो लोग जो है लेस ह्यूमन आपको कंसिडर करने लग जाते हैं दूसरों के बनिस्बत। तो कभी कभार जो मार्शलाइज ग्रुप्स होते हैं उनको एक हॉस्टिलिटी और फियर के साथ, एक किस्म की दुश्मनी और डर के साथ भी दिखा जाता है। ये जो सेंस ऑफ डिफरेंस एंड एक्सक्लूजन्स होते हैं, इसकी वजह से कम्युनिटीज़ जो है, कम्युनिटीज़ को क्या होता है कि उनकी प्रॉपर एक्सेस नहीं हो पाती है रिसोर्स को लेकर, अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, यानी उन्हें बराबर रिसोर्स का फ़ायदा नहीं मिलता है, बराबर मौके प्रोवाइड नहीं किया जाता है, और अपने राइट्स को असर्ट करने की उनमें वो ये एबिलिटी भी नहीं आ जाते हैं, उनमें वो काबिलियत भी नहीं आ जाते हैं।
तो वो एक्सपीरियंस करने लग जाता है सेंस ऑफ डिसएडवांटेज, पावरलेसनेस, कि इनके कंपैरिजन में पावरफुल और डोमिनेंट जो सेक्शन होते हैं समाज में, उनके बनस्बत उनके अंदर पावर कम होती है, उनको ज़्यादा लाभ नहीं मिलते हैं। जो लोग वेल्दी और जो लोग जिनके पास ज़मीन होते हैं, और जो लोग वेल्दी और ज़मींदार होते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, वो बेटर एजुकेटेड होते हैं, सही से तालीम याफ्ता होती है और पॉलिटिकली पावरफुल भी होते हैं। तो इस वजह से मार्शनलाइजेशन जो होती है वो एक सेल्डम एक्सपीरियंस होती है एक स्फीयर में। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स वर्क टुगेदर टू मेक सर्टेन ग्रुप्स इन सोसाइटी फील मार्शनलाइज। तो वो एक ही स्फीयर में आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको मार्शनलाइजेशन देखना, आपको इकोनॉमिक स्फीयर में, सोशल स्फीयर में, कल्चरल स्फीयर में, पॉलिटिकल स्फीयर में, आपको हर स्फीयर में ये मार्शनलाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, दो कम्युनिटीज़ को हम पढ़ेंगे जिसे इंडिया के अंदर सोशली मार्शलाइज माना जाता है, सोशली मार्शलाइज तस्वुर किया जाता है आज हिंदुस्तान में। आदिवासीज एंड मार्शलाइजेशन, तो एक ग्रुप जो है जिन्हें मार्शलाइज तस्वुर किया जाता है, जिनके साथ यहाँ पर सही से बड़ा ट्रीटमेंट नहीं होती है, सही से उनके साथ लोग पेश नहीं आते हैं, उसे हम आदिवासीज कहते हैं। यहाँ पर इस के ज़रिए आपको समझाया जाता है एन आदिवासी फैमिली इन दिल्ली, सोमा एंड हेलन। यहाँ एक आदिवासी फैमिली रह रहा है दिल्ली में, तो उनका एक है सोमा और दूसरा एक हेलन। वो रिपब्लिक डे परेड को देख रहा है टीवी पे विद योर ग्रैंडफादर, अपने दादा के साथ, दादाजी के साथ वो लोग रिपब्लिक डे परेड को देख रहा है। तो ये रिपब्लिक डे परेड के बाद आपको क्या आता है कि अलग अलग स्टेट्स के जो कल्चर होते हैं उस कल्चर को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जब जूँ ही एक आदिवासी फ्लोड आते हैं, तो उनमें से कहती हैं हिलन और सोमा में से कहती है ओसी एंड आदिवासी, देखो एक आदिवासी फ्लोड आ रहा है। तो एक दूसरी पूछती है दादू वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासीज एज ओनली डांसिंग, कि वो हमेशा आदिवासीज को नाचते हुए क्यों दिखाते हैं। तो फिर दोबारा वो लड़की बोलती है यस डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस, क्या वो लोग आदिवासीज़ के बारे में इससे आगे और कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ आदिवासीज़ को हमेशा डांस करते हुए दिखाते हैं, क्या वो लोग बाकी चीज़ें आदिवासीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। तो उनके दादा जवाब देते हैं उन बच्चियों के, द लाइव्स ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच, इनकी ज़िंदगियाँ जो है वो बिल्कुल रिच हैं, मोस्ट पीपल डोंट नो दैट, ज़्यादातर लोग जो है उनके बारे में जानते नहीं है। तो देखो उनके दादाजी उन्हें सुनाते हैं, वन आई वॉज योंग, जब मैं काफ़ी छोटा था, जवान था, और विलेज इन ओडिशा वॉज ब्यूटीफुल, अभी वो लोग कहाँ है, दिल्ली में है। तो इनका ताल्लुक जो है असल में वो ओडिशा से था। हमारी जो गाँव थे, उनका दादाजी उन्हें सुनाते हैं कि हमारे जो गाँव था उड़ीसा में वो बहुत ही खूबसूरत था। वी गॉट एवरीथिंग वी नीड, हमारे पास वो सब कुछ था जिनकी हमें ज़रूरत पड़ता था ज़िंदगी में। फ्रॉम द लैंड एंड द फॉरेस्ट अराउंड अस, जो ज़मीन हमारे इर्द गिर्द था और जो जंगल हमारे पास था उससे हमें सब कुछ मिल जाता था। वी इन टर्न रेस्पेक्टेड द लैंड, तो उनसे हम फ़ायदा भी उठाता था, लेकिन हम इसकी इज़्ज़त भी करता था, इसकी हम ख्याल भी रखता था, देखभाल भी करता था, फॉरेस्ट का भी और रिवर का भी। तो अचानक से उनकी दादाजी सुना रहे हैं, सडनली वी वे टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वाज नॉट अवर्स, तो अचानक से हमें ये कहा जाता है कि ये जंगल जो है वो हमारे नहीं है। फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल्स है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के, वो आ जाते हैं, कंट्रैक्टर्स कट डाउन लार्ज पार्ट ऑफ इट, बहुत बड़ी तादाद में इस जंगल को काटा गया। इफ़ वी प्रोटेस्टेड, जब कभी भी हमने उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया, उनसे उन्हें कहा गया कि जंगल को मत काटो, दे बीट अस, वो हमें पीटता था, एंड देन टुक अस टू कोर्ट, और हमें कहाँ लिया जाता था, तो हमें अदालत लिया जाता था, कोर्ट में लिया जाता था, वे वी डिड नॉट हैव आवर लायर्स, जहाँ पर हमारे पास अपने लायर्स नहीं थे, एंड कुड नॉट फाइट आवर केसेस, और हम अपने केसेस को फाइट नहीं कर पाया, अपने केसेस को लड़ नहीं पाया लायर्स के ना होने की वजह से। तो फिर पूछते हैं देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू, तो उनमें से एक पूछती है हेलन और सोमा में से कि फिर आप कैसे ज़िंदा रह पाए। मैनी ऑफ अस वे फोर्स्ड टू लीव आवर होम्स, तो बहुत सारे हम में से जो लोग हैं उनको मजबूर किया गया अपने घर छोड़ने के लिए, एंड फाइंड सीजनल वर्क इन नियर बाई टाउन्स, और हम आसपास के जो टाउन्स है वहाँ पर सीजनल काम को तलाश करने पे मजबूर किया जाता है। दैन द कंपनी वाला स्कीम, तो कहते हैं कि फिर कंपनी वाले आ जाते हैं, दे सेड देयर वाज आयरन और अंडर आवर लैंड,
हमारे ज़मीन के अंदर जो है यहाँ पर आयरन के कान है, दे वांटेड टू माइन, उसे माइनिंग करना चाहते थे, दे प्रोमिस जॉब्स एंड मनी, उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि हमें जॉब्स दिया जाएगा, काम किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, इफ़ वी सोल्ड आवर लैंड टू देम, अगर हम अपनी ज़मीन उन्हें भेज देंगे। सम विलेजर्स वेर एक्साइटेड, हमारे कुछ गाँव के जो भाई थे, कुछ साथी थे, वो काफ़ी खुश हो जाते थे उनकी इस प्रॉमिस को सुनकर। अदर साइड, तो दूसरों ने क्या कहा, दिस वुड डिस्ट्रॉय आवर लाइव्स, या हमारी ज़िंदगियाँ जो है तबाह कर देंगे, एंड वी वुड गेट नथिंग, और हमें बदले में कुछ भी नहीं मिलेंगे। सम या थम प्रिंट्स, उनमें से कुछ लोगों ने अपना अंगूठा दे दिया, नॉट रियलाइजिंग दे वर सेलिंग देयर लैंड्स ऑफ, उन्हें ये एहसास नहीं था कि वो अपनी ज़मीन को बेच रहा है। ओनली अ फ्यू वर गिवन टोकन जॉब्स, उनमें से कुछ लोगों को ही क्या दिया गया, जॉब्स दिया गया, बट मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल, और ज़्यादातर हम में से हम लोगों ने हम में से ज़्यादातर लोगों ने बेचा नहीं इस ज़मीन को। तो इसके बाद उन्होंने हमें पीटा, हमें धमकाया गया, टिल इवेंचुअली एवरीवन वाज फोर्स्ड टू, तब तक उन्होंने हमें ये धमकी दिया गया जब तक हम सारे जो है मजबूर ना हो गए इस ज़मीन को बेचने के लिए, और अपनी ज़मीन को, अपने फोर फादर्स के, अपने दादा परदादाओं की इस ज़मीन को छोड़ने के लिए हम सब मजबूर हो गए। दे हैड द सपोर्ट ऑफ द अथॉरिटीज़, क्योंकि उन्हें अथॉरिटीज़ का, सरकार की उनका सपोर्ट था। आवर होल वे ऑफ लिविंग वैनिश्ड ओवरनाइट, तो रातों रात हमारी पूरी तर्ज तरीक़े रहन सहन जो है वो ख़त्म हो गए। ओ दादू एंड आवर लैंड वट, और फिर हमारी ज़मीन का क्या हो गया, फॉर आवर 30 एकर्स, तो हमारे पास तकरीबन 30 एकड़ ज़मीन थी। वी गॉट अ लिटिल मनी फ्रॉम वन कंट्रैक्टर, एक कंट्रैक्टर से हमें थोड़ा पैसा मिला। आई नेवर सा मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स अगेन, इसके बाद मैंने अपने ज़्यादातर दोस्तों को मैंने देखा नहीं, दोबारा नहीं देखा। तो 30 एकड़ उनके पास ज़मीन थी, तो थोड़ी बहुत पैसा मिला एक कंट्रैक्टर से। द मनी हार्डली लास्ट, फिर वो शहर में आ जाते हैं, तो शहर में ज़्यादा वो पैसा टिक नहीं पाया। वी हैड नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एनी मोर, फिर हमारे पास लाइवलीहुड का, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने का, आमदनी का कोई और ज़रिया नहीं था। वी वर ऑल क्रैम्प्ड इनटू अ टाइनी रेंटेड रूम, तो हम सारे जो है एक छोटे से कमरे के किराए में बिल्कुल इस तरह क्रैम्प्ड होकर, बिल्कुल एक दूसरे पे जैसे चढ़ के बैठते, इस तरह वो सारे एक छोटे से रूम में रहने लग जाते हैं। हाउ वी मिस आवर केयर फ्री, फिर वहाँ पर उन्हें वो केयर फ्री लाइफ, यानी यहाँ वहाँ घूमना, बिल्कुल ओपन स्पेसेस में रहने का उन्हें वो फिर याद आ जाते हैं उस रेंटेड रूम में रहने की वजह से। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, तो कुछ सालों के बाद, योर फादर गॉट अ जॉब इन दिल्ली, तुम्हारे बाप को उन बच्चियों को सुना रहा होता है कि एक काम मिल जाते दिल्ली में, एंड वी ऑल मूव इट हियर। देख, फिर इसके बाद वो सारे दिल्ली पहुंच जाते हैं। दोज वे वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स, तो वो वक्त जो है बहुत ही मुश्किल वक्त है। दैट्स वाई बोथ ऑफ यू डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स, इस वजह से तुम दोनों जो है बहुत सालों तक जो है, कई सालों तक स्कूल नहीं जा पाए। आई हेटेड गोइंग बैक टू स्कूल, मुझे नफरत था स्कूल जाना। वी हैड मिस सो मच ऑफ आवर स्टडीज़ एंड अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ अस, तो उनमें से एक बच्ची कहते हैं कि हमने इतना ज़्यादा मिस किया था अपने क्लास को कि दूसरे बच्चे हमारा मज़ाक उड़ाता था। वी स्पोक संथाली एट होम, घर पे तो हम संथाली भाषा का इस्तेमाल करता है। डिड नॉट नो हिंदी, हमें हिंदी बिल्कुल मालूम नहीं था। बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स, लेकिन अब हमारे दोस्त बन चुके हैं। आई कैन एवन स्पीक सम इंग्लिश नाउ, अब तो मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल पाती हूँ। आई विश आई हो शोन माई फ्रेंड्स ऑफ अ विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड, तो काश मैं अपनी दोस्तों को अपना गाँव दिखा पाता इसको तबाह करने से पहले। यू कैन स्टिल टेल देम अबाउट आवर विलेज, इट हैज़ अ लॉट टू टीच देम। तो फिर उनके ग्रैंडपा कहते हैं कि अभी भी तुम उनको अपने विलेज के बारे में बता सकते हो, अभी भी उनको बहुत कुछ सिखाने के लिए अभी भी उसमें है। वन डे आई विल मेक अ मूवी ऑन दिस स्टोरी, आवर स्टोरी, द आदिवासी स्टोरी। तो उनमें से एक बच्ची कहती है कि एक दिन उस पे हम एक स्टोरी अपने इस गाँव को लेकर, अपने इस ज़िंदगी के तर्ज तरीक़े को लेकर मैं एक मूवी बनाऊंगा, एक फ़िल्म बनाऊंगा। हमारी स्टोरी पे, हमारी कहानी पे, एक आदिवासी कहानी पे मैं एक मूवी बनाऊंगा, एक उनमें से एक बच्चे कहते हैं। तो अभी आपने क्या पढ़ा अबाउट दादू वाज फोर्स्ड टू लिव हिज विलेज, दादू को मजबूर किया गया अपने गाँव को छोड़ने के लिए उड़ीसा में। दादू स्टोरी सिमिलर टू द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ आदिवासीज इन इंडिया, तो दादू की स्टोरी जो है
वो एक जैसा है कि बहुत सारे ऐसे आदिवासी की ज़िंदगी के जैसा है जो मिलियंस की तादाद में है। यू विल रीड मोर अबाउट द मार्शलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी इन दिस चैप्टर। तो इस कम्युनिटी का, इस आदिवासी कम्युनिटी के मार्शलाइजेशन के बारे में और भी ज़्यादा आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे। हु आर आदिवासीज, तो ये आदिवासीज कौन है कौन ये आदिवासीज? आदिवासीज, इसका लफ्ज़ी मतलब जो है ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स, यानी असली पुश्तनी जो बाशिंदे होते हैं, पहले से रहने वाले, उन्हें हम आदिवासीज़ कहते हैं। ये वो कम्युनिटीज़ होते हैं जो रहते हैं और अभी भी रह रहा है फॉरेस्ट के क्लोज एसोसिएशन, यानी फॉरेस्ट के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं या फॉरेस्ट में रहते हैं, उन्हें हम आदिवासीज़ कहते हैं। यानी जो लोग जंगलों के नज़दीक रहते हैं, जंगलों पर डिपेंड रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उन्हें हम आदिवासीज़ कहते हैं। याद रहिए, तकरीबन 8% जो है इंडिया के पॉपुलेशन का वो आदिवासी है। और बहुत सारे इंडियाज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो है, बहुत सारे हिंदुस्तान के जो माइनिंग सेंटर्स है, इंडस्ट्रियल सेंटर्स है, वो आदिवासी एरियाज़ में है। जैसे जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया, बोकारो हो गया, भिलाई हो गया, ये बहुत सारे ऐसे, हाँ, आपके पास इंडस्ट्रियल साइट्स है, माइनिंग साइट्स हैं जहाँ पर ये आदिवासीज़ रहते हैं। आदिवासी जो है वो कोई होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं है। तकरीबन यहाँ पर 500 अलग अलग किस्म के आदिवासी ग्रुप्स है इंडिया में, एक ही किस्म के नहीं हैं ये लोग। आदिवासी जो है ज़्यादातर इन स्टेट्स में देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, इन स्टेट्स में आपको आदिवासी देखने को मिलेंगे, आदिवासी पॉपुलेशंस मिलेंगे। तो उड़ीसा जैसे स्टेट जो है वो तकरीबन 60 अलग किस्म के ट्राइबल ग्रुप्स के घर बने हैं। आदिवासी सोसाइटी जो है वो इसलिए अलग है क्योंकि उनमें बहुत कम हायरार्की देखने को मिलता है। हायरार्की का मतलब होता है रैंक सिस्टम, मतलब कोई टॉप पे, कोई मिडल में, कोई बॉटम पे, ये हायरार्की होता है। तो हायरार्की ना होने की वजह से वो उन कम्युनिटी से उनको अलग बना देते हैं जो जाति वर्ना कास्ट पे मबनी होते हैं। जो कास्ट बेस्ड कम्युनिटीज़ होते हैं उनसे अलग कर देते हैं, क्योंकि कास्ट जो होते हैं वो हायरार्की बेस होते हैं। ब्राह्मण टॉप पे, फिर क्षत्रियास, फिर वैश्यास, फिर शूद्रास, इस तरह इसे हम हायरार्की कहते हैं जो रैंक बेस होते हैं। लेकिन आदिवासीज़ में ये रैंक बिल्कुल नहीं होते हैं। तो आदिवासीज़ की अगर आप रिलीजन्स की बात करेंगे, मज़हब की बात करेंगे, तो बहुत सारे ट्राइबल रिलीजन्स को वो फॉलो करते हैं जो इस्लाम से, हिंदुज़म से, क्रिश्चियनिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, अलग होते हैं। तो इसमें अक्सर जो है वो अपने एंसेस्टर्स का, अपने आबा अजदाद की वर्शिप करना, अपने गाँवों की वर्शिप करना, नेचुरल स्पिरिट्स की, जैसे कि थंडर स्टॉर्म हो गया, रेन हो गया, उनको पूजा करना। और इसके साथ माउंटेन स्पिरिट्स का, रिवर स्पिरिट्स का, एनिमल स्पिरिट्स के। विलेज स्पिरिट्स आर ऑफन वर्शिप्ड एट स्पेसिफिक सैक्रेड ग्रूव्स। तो जो विलेज स्पिरिट्स होते थे वो अलग अलग उनके मुक़द्दस ग्रूव्स बनाकर वहाँ पर वो लोग पूजा करते हैं। विलेज बाउंड्री के अंदर जो एंसेस्ट्रल वंस जो होते हैं वो घर पे ही वो अपने आबो अजदाद की पूजा करते हैं एडिशनली। तो इसके साथ आदिवासी जो है अपने सराउंडिंग रिलीजन से भी उन पे काफ़ी असर पड़ता है। अपने इर्द गिर्द में जो लोग जिस मज़हब को मानते हैं उससे भी उन पे असर पड़ा है, जैसे कि शक्ता हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, वैष्णव हो गया, भक्ति हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, उसका भी उन पे असर पड़ा है। तो साथ ही साथ आदिवासी रिलीजन्स जो है आ, उन मज़हबों का, आदिवासी मज़हबों का भी जो डोमिनेंट रिलीजन्स है अपने इर्द गिर्द के जो एम्पायर्स पे, उस पे भी आदिवासी रिलीजन्स का असर पड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मिसाल दिया गया जो जगन्नाथ कल्ट है उड़ीसा का, और शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशंस है बंगाल और आसाम में। 19th सेंचुरी में सब्सटेंशियल नंबर ऑफ आदिवासी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। बहुत बड़ी तादाद में आदिवासी जो है वो क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट हो जाते हैं, जो एक इम्पोर्टेंट रिलीजन बन चुका था मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री में। आदिवासी जो है उनकी अपनी लैंग्वेज है, और ज़्यादातर जो है उनके जो लैंग्वेज है वो उतनी पुरानी है, ज़्यादातर जो लैंग्वेज जो है जितना संस्कृत पुराना है, यानी बहुत पुराने समय से उनकी ये लैंग्वेज चलती आ रहा है। तो इस वजह से मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेज पे भी इनका असर पड़ा है, जैसे कि बंगाली हो गया, संथाली जो है largest number of speakers has a significant body of publications including magazines on the internet और इन ज़ाइंस। तो कहते हैं कि संथाली जो है, संथाली के सबसे ज़्यादा स्पीकर्स है,
और बहुत ज़्यादा इसके पब्लिकेशन संथाली लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता है, जिसमें मैगजीन्स भी आते हैं आपको इंटरनेट में। संथाली लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा संथाली ये लोग स्पीक करते हैं आदिवासी, तो इस तरह उनके लैंग्वेजेस जो है बहुत काफ़ी पुराने हैं। आदिवासीज़ एंड स्टीरियोटाइपिंग, तो आदिवासीज़ और किस तरह उनको स्टीरियोटाइप किया जाता है इसके बारे में, और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में